बहुत ही खूबसूरत और नायाब संगम होता है जब किसी कलाकार से बातचीत होती है, भावनाओं की बात होती है, काम की बात होती है और उस काम में प्यार और मोहब्बत का जो जज्बा होता है उसकी बात होती है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल में आज मेरे साथ जो मंच साझा कर रहे हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत लंबी जर्नी है इनकी, बहुत लंबा काम किया है इन्होंने और कई अरसों से अपने आर्ट को लेकर दुनिया के कोने कोने में इन्होंने अपना नाम कमाया है, हमारी रियासत का नाम कमाया है। मैं आपका तारुफ करवा रहा हूँ हमारे रियासत के नामी गिरामी पेंटर श्री सुमन गुप्ता जी से। सुमन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। जैसे कि मैंने कहा कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये एक मंच ऐसा हमने बना रखा है जिसमें हम आप जैसे शख्सियत जो पर्दे के सामने कभी लोगों के सामने या मीडिया के सामने बहुत बार नहीं आते लेकिन अपना काम बखूबी से कर रहे हैं और आपका नाम और आपका काम जो है विश्व में माना जा रहा है, उसी को लेकर आपसे बातचीत करने के लिए आज हमने आपको यहाँ पे तकल्लुफ़ दिया है। तो जानना चाहेंगे कि सुमन गुप्ता की जो जर्नी है एज अ पेंटर कैसे शुरू हुई और कब हुई? जर्नी एज ए कलेक्टिव, एक एज एन आर्टिस्ट तो मेरी बचपन से शुरू हुई जी। बचपन से काफ़ी हर किस्म का आर्ट मैं करता रहा, चाहे वो म्यूज़िक था, पेंटिंग थी, स्कल्पचर था जी। और स्कूल में जो पेंटिंग था एक मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट होता था जी। हालांकि साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था। तो स्कूल के बाद कॉलेज और इवन यूनिवर्सिटी लेवल तक यूनिवर्सिटी लेवल तक हमारा एक म्यूज़िक बैंड भी था जिसमें मैं परफॉर्म करता था जी। 5 पीस बैंड था हमारा। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी जी, तो फिर मैंने एज ए पेंटर अपने आप को सीरियसली लेना शुरू किया जी। और वही कंटिन्यूएशन में हूँ मैं अभी तक कंटिन्यूएशन में। सुमन जी, जानना ये चाहेंगे कि आपने बोला ग्रेजुएशन के बाद एज अ पेंटर आपने अपने आप को पहचाना। मैं जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि आपने बोला कि मल्टी फेसेटेड थे आप शुरू से ही, फिर पेंटिंग ही क्यों? वो ऐसी कौन सी बात थी कि जो आपका रुझान जो है वो पेंटिंग की तरफ चला गया? मुझे लगता है मैं शुरू से ही एक लोनर था और मुझे नेचर की तरफ बहुत झुकाव था। आज भी मैं नेचर में काफ़ी घूमता फिरता हूँ, चाहे वो पहाड़ हैं, चाहे नदी हैं, समंदर हैं। और मुझे लगा कि एज एन आर्टिस्ट जो चीज़ें मैं नेचर से कैप्चर कर सकता हूँ जी, वो शायद कोई जो एक्सप्रेशन का मीडियम था जी, मुझे एज ए पेंटर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा, ज़्यादा अपील किया आप बनस्बत के एज ए म्यूजिशियन जी, या थिएटर आर्टिस्ट या कोई भी दूसरा मीडियम था। ठीक है। तो पेंटिंग मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम लगा अपना एक्सप्रेशन दिखाने के लिए। तो कोई मतलब बेसिक कोई इसमें एक्सपर्टीज़ या आपने इसको सीखा या कहीं से होता ना, जैसे कोई भी आर्टिस्ट हो उसके पीछे उसका गुरु होता है या कोई मेंटोर होता है, तो आपने ये पेंटिंग आपके खुद से आपका ये था या आपने कहीं से सीखना शुरू किया? मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो आर्ट कॉलेज में टीचर भी थे जी, बहुत सारे दोस्त खुद आर्टिस्ट थे, लेकिन मैंने कभी सीखा नहीं। अच्छा। हाँ, और जो मेरी आर्ट की जर्नी है एक बड़ी पर्सनल सी जर्नी है जी। मैंने हर चीज़ अपने हिट एंड ट्रायल से सीखी, उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करी जी, और उसी चीज़ को मैं आगे लेके गया जी। उसमें एक बड़ा अच्छा मीडियम है आर्ट में जिसको हम एग टेम्परा कहते हैं। एग टेम्परा, हाँ, सुना है मैंने। ये एक बहुत एंशंट मीडियम है जिसको रेनेसेंस पीरियड से पहले किया जाता था। जब ऑयल एज ए मीडियम यूज़ हुआ उसके पहले एग टेम्परा पे में काम किया जाता था। जो रेनेसेंस के पीरियड के आर्टिस्ट थे उसके पहले बड़े बड़े जो वुडन पैनल थे उसके ऊपर एग टेम्परा में काम किया जाता था जी।
उसके बाद ऑयल इंट्रोड्यूस हुआ, ऑयल के बाद एक्रेलिक इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो एग टेम्परा की एक पावर है और उसका जो इफ़ेक्ट है उसका एक अपना मज़ा है, और उसमें दुनिया में बहुत कम आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। ऐसा ही मैंने एक अमेरिकन आर्टिस्ट का काम देखा था जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ जी। तो उनके बारे में फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, उनके काम के बारे में, उनकी टेक्निक के बारे में, कैसे वो मीडियम को यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों को लेके जब मैंने खुद काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आया उसमें जी। तो फाइनली फिर उस मीडियम को मैंने एज ए अपना मेन मीडियम यूज़ किया। हालांकि मैं वाटर कलर और एक्रेलिक में भी काम करता हूँ, ऑयल पे भी काम करते हैं। ऑयल में मैं बहुत कम इनिशियली मैंने शुरू किया था जी। लेकिन ऑयल मेरे टेम्परामेंट का मीडियम नहीं है। हाँ, तो एग टेम्परा में को लेके मैं बड़ी मतलब डिटेल में काम करता हूँ। वो मुझे काफ़ी फ्रीडम देता है अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर करने में और उसको एक्सप्रेस करने में। ये सुमन जी, आपने नाम लिया एग टेम्परा। अब एज ए लेमैन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एग टेम्परा क्या इसका कोई एग के साथ लेना है या कोई इसकी बेस जो बनती है कोई एग को लेके बनती है? इसका एग से ही बहुत लेना है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि जो एग का यॉक होता है जी, द येलो पार्ट, नॉट द वाइट पार्ट, उसको हम निकाल लेते हैं जी। उसकी जो बैग होता है यॉक का, उसमें से येलो को निकाल लेते हैं, वाइट को सेपरेट कर देते हैं जी। और उसको फिर हम डिस्टिल्ड वाटर से मिक्स करके जो पाउडर पिगमेंट फॉर्म में कलर्स आते हैं जी, उसके साथ मिक्स करके उसको अप्लाई किया जाता है। अच्छा अच्छा। और ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस टू वर्क एक्चुअली। ये ऐसा मीडियम है जिसमें यू हैव टू कॉन्स्टेंटली सिट एंड कीप वर्किंग। जैसे आप देखते हैं ना कि हमारी अर्थ की डिफरेंट लेयर्स हैं, तो ये एक सॉर्ट ऑफ, आप जब कोई सब्जेक्ट को पेंट करते हैं तो यू हैव टू एक्चुअली क्रिएट विद द लेयर्स, लेयर्स अपॉन लेयर्स, लेयर्स अपॉन लेयर्स। तो वो फिर जो इफेक्ट है, फाइनल इफेक्ट उसका बहुत ही खूबसूरत होता है, खूबसूरत निकलता है। तो समझ लीजिए ये आपने बोला कि एग टेम्परा पे काम करते हैं या आप एक्रेलिक पे या दूसरे कलर्स पे भी काम करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि पेंटिंग्स आप कई सालों से, कई वर्षों से बना रहे हैं और कई दुनिया के कई बड़े बड़ी एग्जीबिशंस में आपके हैं पेंटिंग्स को लेके। आपकी पेंटिंग्स और जो बाकी आपके कंटेम्प्रेरीज हैं सपोज, या आपसे ऊपर हैं, आगे हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ जब आप आपकी पेंटिंग्स आपके साथ मैच करते हैं तो वहाँ पे आप क्या डिफरेंस महसूस करते हैं? किस चीज़ की ऐसा लगता है कि वो पेंटिंग ऐसी है और मेरी ऐसी है, या मैं इससे बेटर हूँ या उससे? उसमें ऐसा होता है कि हर आर्टिस्ट का एक अपना एक्सप्रेशन होता है, अपना विजन होता है। विजन होता है जी। उसी को लेके एक्सप्रेस करता है अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को। जी। उसके बाद आर्ट में आपकी लैंग्वेज आ जाती है। हाँ। आप रियलिज्म में काम कर रहे हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, सेमी रियलिज्म में कर रहे हैं, जहाँ किस स्टाइल में आप काम कर रहे हैं। जी। तो मैं जिस स्टाइल में काम करता हूँ वो रियलिज्म फॉर्म में है। मतलब आई ट्राई टू कैप्चर द सब्जेक्ट एज इट इज़, बट आई गो इनटू सच ए डिटेल्स जो एक कॉमन मैन नहीं देख पाएगा। अंडरस्टूड। यस। तो मैं उस डेप्थ को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जी जी। जहाँ तक काम की क्वालिटी का काम है, तो जब आपका काम दुनिया के बेहतरीन गैलरीज में एग्जिबिट हो रहा है, जी, दुनिया के बेहतरीन म्यूजियम्स आपका काम ले रहे हैं, तो वो एक अपने आप में पता चलना शुरू हो जाता है कि आपके काम की एक्सेप्टेंस है कहाँ तक है। हाँ। जैसे अभी लेटेस्ट मेरा एक काम बार्सिलोना में एग्जिबिट हुआ था। दुनिया का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है फिगरेटिवास करके, इसमें वर्ल्ड के बेस्ट फिगर को लेके, ह्यूमन फिगर को लेके बेस्ट जो आर्टिस्ट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं जी। ये एक बिनाले टाइप होता है जिसमें एंट्रीज वो म्यूज़ियम इनवाइट करता है। बार्सिलोना में ये एक म्यूज़ियम है जो आप एंट्रीज
आपको इनवाइट करता है जी। आप अप्लाई करते हैं, फिर आप एंट्रीज जब भेजते हैं तो देन फाइनली जो ज्यूरी उनकी होती है दे सिलेक्ट द आर्टिस्ट। राइट राइट। तो जो जब 2019 में मैंने अपना काम भेजा तो वो जो ज्यूरी थी दैट वाज द रीज़न एक्चुअली आई सेंट माय वर्क, क्योंकि वो उसमें जो ज्यूरर थे, दो जो आर्टिस्ट थे दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट फिगरेटिव आर्टिस्ट थे, जिनको मैं फॉलो भी करता था, जिनके बारे में मैं मेरा बहुत झुकाव था, उनका काम मुझे बहुत पसंद था जी। तो वो उस ज्यूरी में थे जी। तो काम भेजने का वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो जैसे मैंने काम भेजा तो वो पहले स्टेप से निकला, पहले के बाद उसको काम को फिज़िकली हम भेजते हैं जी। तो जब फिज़िकली काम भेजा तो उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद काम एग्जिबिट हुआ तो म्यूज़ियम का मुझे मैसेज आता है कि दे आल्सो वांट टू एक्वायर द वर्क। ओके, यस, दैट वाज ग्रेट न्यूज़। यस, सो फाइनली दे एक्वायर द वर्क आल्सो। अच्छा, सो दिस इज द वे your art react, right, and how it is accepted worldwide. Right. You talked about Barcelona, Spain. You have been to many countries. I think आपने बहुत सी कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्रीज में आपने अपने काम की एग्जिबिट्स जो हैं वो वहाँ पे दिखाई? मेरा बहुत बड़ा एक मेजर शो जो हुआ था दैट वाज इन जिनेवा 2002 में हुआ था। जिनेवा UN जो उनका हेड ऑफिस है उसके अंदर हुआ। दैट वाज एक्चुअली द ईयर ऑफ द माउंटेन। तो दे वर सेलिब्रेटिंग द माउंटेन एज ए सब्जेक्ट। तो सिंस माई वर्क्स वर वेरी मच रिलेटेड विद द माउंटेन तो दे इन्वाइटेड मी। इट वाज ए कलेक्टिव एफर्ट ऑफ सम NGO एंड मंगोलियन एम्बेसी। तो दे एक्चुअली ऑर्गेनाइज द शो और उसमें UN के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन करी थी। और जो उनका ह्यूमन राइट्स सेशन चल रहा था दे ऑल केम एक्चुअली टू सी द शो। जिनेवा में वो एक बहुत बड़ा शो था मेरा। उसके बाद दुबई, सिंगापुर, USA में मेरा एक बहुत बड़ा मेजर शो था, सोलो शो हुआ था पिट्सबर्ग में एक गैलरी क्रिस्टिन फिशर, उसने मेरा 1 मैन शो किया था। वो भी कोई 1.5 महीने का शो था। फिर उसके बाद बार्सिलोना में ये बहुत बड़ा शो था जो फिगरेटिवास का था, ये बिनाले था जी। और ऐसे दुनिया के मुख्तलिफ सिटीज़ में आपके शोज़ जो हैं लगातार हो रहे हैं। ये जैसे आपने शोज़ की बात की, आप अपने पेंटिंग्स की बात की, आपने बोला आप नेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और आपका काम जो होता है वो रियलिस्टिक काम होता है। ये काम करने के लिए आपको घर छोड़ के बाहर जगहों पे जाना पड़ता है। तो डू यू ट्रैवल प्लेसेस कि उस जगह पे, किसी भी ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे आई विल फील लाइक दैट और मैं वो काम करूँगा, या आप प्री प्लान्ड होते हैं कि मुझे किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ दिख सके तो मैं उसको कैनवस पे उतार सकूँ? मेरा जो काम है, मैं अपनी आर्ट वर्क को तब तक पेंट नहीं कर सकता जब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ मेरी एक लंबी एसोसिएशन ना हो। हाँ, यस। मैं उस जगह जहाँ उस इंसान के पास एक बार नहीं जाऊँगा, हो सकता है मैं 50 बार जाऊँ। जी, बिल्कुल। मैनी टाइम आई विल प्रेफर टू गो टू दैट प्लेस और टू द पर्सन पर्सनली। वो जो मेरा इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से जो मेरी बॉन्डिंग बननी शुरू होती है, उसको लेके फिर मैं अपने कैनवस पे वो चीज़ें उतारना शुरू करते हैं। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट सी बात और बड़ी हमें मतलब एक्साइटिंग बात लगती है। चलिए, जैसे आपने किसी ह्यूमन बीइंग का पोर्ट्रेट बनाया तो उसके साथ आप ह्यूमन तरीका किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत भी करते हैं या उसको देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। नेचर के साथ, पेड़ पत्तों के साथ, माउंटेन्स के साथ, रिवर्स के साथ या वैलीज़ के साथ, या उनके साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं? मतलब एक पेंटर जो है वो उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है और वो रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं आपके साथ? देखिए, उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो मेरी एक बड़ी पर्सनल सी है। आई एम बेसिकली ए वेरी पीस लविंग पर्सन। आई लव नेचर। मैं बड़े बार अपने फ्रेंड सर्कल में बोलता हूँ, अगर मैं पेंटर नहीं होता
तो आई वुड हैव बीन अ बर्डर. आई लव वॉचिंग बर्ड्स, यू नो. अच्छा. I observe them. I even write a lot about them for my own, you know, information. Right. I keep reading about birds, insects, animals. It is very, very interesting for me. तो जब मैं physically उस जगह में होता हूँ, जी, तो that put a lot of impact on me. और मेरा जो passion है उस वक्त, उस passion से मैं उस साइलेंस में ही मैं चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ. राइट. दैट्स इन दैट साइलेंस आई ट्राई टू इंटरेक्ट विद द नेचर, यू नो. और वो जो उसका जो इफेक्ट है, दैट यू कैन सी ऑन माय वर्क. ऑन योर वर्क, यस, दैट्स ट्रू. आपने सुमन जी बात की शुरुआत में हमसे जब बात शुरू की तो आपने कहा था कि बेसिकली आई एम अ लोनर, यू आर अ लोनर. ऑडियंस भी जानना चाहेगी, मैं भी क्यूरियस हूँ इस बात को जानने के लिए. बाय सेइंग लोनर, what do you mean ki I am not a very social person. I don't interact with many people. I don't go to many places. I have very few friends to whom with I interact. और मेरा परिवार बड़ा छोटा सा है. जी. उसी में मैं रहता हूँ, उसी में मैं अपनी क्रिएटिविटी को निहारने की कोशिश करता हूँ. और उसमें मुझे काफ़ी सुकून मिलता है. अच्छा, यू डोंट गो प्लेसेस, यू डू नॉट मीट पीपल अराउंड, आप इतना नॉट मच, वेरी वेरी रेयर. आई ट्राई टू अवॉइड बिग गैदरिंग्स एंड यू नो. आर्टिस्ट की एक ये वैसे खासियत होती है कि वो थोड़ा सा क्राउड से अलग से रहता है, ज़्यादातर वो रहता है. तो समझ लीजिए आपसे ये भी पूछना चाहूँगा मैं कि जो हमारे ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का जो मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी शख्सियत जो हमारे साथ यहाँ पे बैठती है उनसे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि जब भी एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग, जब आप अपने आप से अकेले में मिलते हैं, व्हेन सुमन गुप्ता मीट सुमन गुप्ता, उस वक़्त उनकी आपस में क्या बातचीत होती है? अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कैसे इन दोनों की बात होती है और कैसे उस बात से आप फाइनलिटी लेकर क्या बाहर निकलते हैं? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है जी, ये हर दिन मैं अपने स्टूडियो में जाके, जी, ये मेरा अपने आप से डेली क्वेश्चन होता है. राइट. और उसमें बड़ा स्ट्रगल भी होता है. हाँ. उसमें बड़ी सेटिस्फेक्शन भी होती है. बट देयर इज़ ऑल्सो ए मोमेंट व्हेन यू फील ब्लिस. ओके. यस. मैनी टाइम व्हाइल वर्किंग ऑन द सब्जेक्ट देयर इज़ ए मोमेंट व्हेन you feel so happy, you know. I can even feel that. But it's not easy to reach that stage. That is very, very rare. Right. और ये पूरा आपका अपना एक प्रैक्टिस है, जो आर्ट की प्रैक्टिस आप कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं अपने स्टूडियो में. दिन जब शुरू होता है तो आई एंटर माई स्टूडियो, आई वर्क टिल लेट इवनिंग. राइट. तो उस सारा दिन में वो जद्दोजहद चल रही है, आपके दिमाग में चल रही है, आपके मीडियम को लेके चल रही है, आपकी स्पेस को लेके चल रही है. सो मैनी थिंग्स आर गोइंग इन योर माइंड. तो मैं समझता हूँ कि उसको अगर आप पूरी तरह से देखना चाहें कभी, तो मेरे शो को ज़रूर देखिए. जब भी मैं कभी एग्जिबिट करूँ, आपको उसमें मेरे काफ़ी आंसर्स मिल सकते हैं. मैंने आपका एक शो जम्मू में देखा था जो पैलेस में आपने एक बार कंडक्ट किया था. दैट वाज ऑसम. मुझे याद है वो स्पेसिस बहुत अच्छे यूज़ किए थे उसमें. आपकी वो जो पेंटिंग सी वो जगह जगह पे लगी थी, बहुत प्यारा लग रहा था. एक बात और समझी, ये जो पेंटिंग है, जो आर्ट है आपका, इज़ इट अ पैशन और प्रोफेशन ऑल्सो? आई एम बेसिकली ए प्रोफेशनल पेंटर. यू आर अ प्रोफेशनल पेंटर, राइट. और पिछले 25-30 साल से आई एम द ओनली वर्किंग आर्टिस्ट. आई डोंट डू एनीथिंग एल्स. मैं इसी को एज ए प्रोफेशन भी करता हूँ, एज ए पैशन भी करता हूँ. एंड दिस इज एवरीथिंग फॉर मी. राइट. वेरी राइट. तो हाउ डू यू मैनेज, आई मीन योर फैमिली एंड योर, मतलब प्रोफेशन तो है बिकॉज ब्रेड अर्निंग तो है ही है. हाउ डू यू मैनेज योर फैमिली विद दिस प्रोफेशन एंड पैशन? मतलब फैमिली को कैसे? माई फैमिली हैज़ बीन ऑलवेज सपोर्टिव. मेरी वाइफ जो है, शी इज़ ए सेरामिस्ट आर्टिस्ट. वो खुद पॉटर भी है और
पॉटरी करती हैं, उनके भी स्टूडेंट्स राइट। आते रहते हैं, वो उनको सिखाती भी हैं। जी। मेरा बेटा है जो म्यूज़िक में था, लेकिन अभी वो बाहर है, मल्टीनेशनल में काम कर रहा है। राइट। तो बाकी मेरे शोज़ जो हैं दे कीप हैपनिंग टू द डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री। हिंदुस्तान में जो मेरी अपनी गैलरीज हैं जी। वो मेरे शो काम को एग्जिबिट करती हैं, उसी को प्रमोट करती हैं। राइट। और ऐसे ही सिस्टम चलता है। सुमन जी, क्या कोई गवर्नमेंट पैट्रनेज? गवर्नमेंट पैट्रनेज आज तक इसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली हम लोगों को, और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हालांकि कोविड के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, बहुत सारे लोगों को दिए गए, लेकिन आर्टिस्ट एज ए कम्युनिटी को उन्होंने कभी भी माइंड में लेके ध्यान में नहीं रखा गया। और आर्टिस्ट जो है, एक आर्टिस्ट टोटली अपने ओन पे है, उसका सर्वाइवल जो है वो अपने ओन पे है, ओन के ऊपर है। हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट फैक्टर या कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती है। बिल्कुल नहीं। एक ये बात भी है, जैसे आपने बोला आर्टिस्ट की बात है, जब ये कोविड के बाद जैसे JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस है, उन्होंने कुछ किया था अनाउंस आर्टिस्ट के लिए, कुछ थोड़ा बहुत जैसा भी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पर्टिकुलर आर्टिस्ट जैसे आप हैं, एक पेंटर है, स्कल्प्टर है, जो काम आइसोलेशन में करते हैं और खुद इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान कभी नहीं जाता, तो उनको खुद ही अपने काम को आगे करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है, ये कभी असर तो डालती होगी काम पे? असर नहीं डालती है, बहुत बड़ा चैलेंज है एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि वो काम को प्रोड्यूस भी कर रहा है, हाँ, वो काम को प्रमोट भी कर रहा है, जी, उसको सेल भी कर रहा है जी। इट्स नॉट ईजी। Very आपने हर उसके स्टेजेस को देखना है और पर्सनली देखना है। जी। अगर मेरा वन मैन शो है तो वन मैन शो नॉट ओनली एज एन आर्टिस्ट, एज ए ऑर्गेनाइजर भी आपको देखना है, बिल्कुल बिल्कुल, एज ए प्रमोटर भी आपको देखना है। देयर सो मेनी फैक्टर। तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है जब आपको एक एक्सटर्नल गवर्नमेंट का या कोई दूसरा सपोर्ट ना हो। हाँ, तो वैसा सपोर्ट तो कभी रहा ही नहीं, मतलब ओवर द इयर्स कभी आज तक मेरे जो आर्ट करियर में मैंने कोई देखा नहीं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट। छोटे मोटे आर्ट कैंप ये वो तो आम चलते ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, ये कुछ आर्टिस्ट के सपोर्ट में आती है, कभी कोई फंडिंग करती है कहीं पर, लेकिन फिर भी पेंटर्स, स्कल्प्टर्स और ये जो इवन पॉटर्स, जैसे आपने अपनी वाइफ के बारे में बात की, इनके लिए इनके पास कभी कोई ऐसा लाइन नहीं है कि? हमारी स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेटों में है। मैंने सुना है कि गुजरात में है। अच्छा। उनके आर्टिस्ट अगर नेशनल सीन में एग्जिबिट करते हैं तो दे गिव अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। इंटरनेशनल सीन में तो बहुत ज़्यादा उनको फाइनेंशियल सपोर्ट है। जी जी। तो ऐसी चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट में नहीं है। जी जी। तो इससे ये नहीं लगता समझिए कि जैसे आप एक पेंटर हैं, आपका नाम है, पूरी दुनिया में आपका नाम है, जो ये लिगेसी है, कल को अगर कोई नई जनरेशन है वो सीखना चाहती है, तो अगर ये चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई सपोर्ट नहीं है तो वो लिगेसी को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल काम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट करना चाहे हम तो खुश होंगे कि हमारे से कोई सीखे। जी बिल्कुल। पर एक प्रॉपर चैनल तो हो, चैनल जिसके उस चैनल के थ्रू लोग पहुँचे हमारे तक। जी जी। तो जब तक वो चीज़ नहीं होगी बहुत मुश्किल होगा राइट। इस मतलब ट्रेंड को आगे ले जाना बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि जैसे पेंटर्स की बात है या स्कल्प्टर्स की बात है या और डिफरेंट लोग हैं, उनका सर्वाइवल जो है हमारे यूटी में इस ढंग से देखा जाए तो काफ़ी चैलेंजिंग है और बहुत मुश्किल है? देखिए, कंप्लीटली एज ए आर्टिस्ट काम करके सरवाइव करना वो बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है। यस। सरवाइव वही कर पा रहे हैं जो जिनके पास जॉब्स हैं, जिनके पास सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शंस हैं। हाँ, वो लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने आर्ट को उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, वो कर नहीं सकते। मेरा भी यही सवाल है कि जस्टिफाई कैसे करेंगे फिर आर्ट? नहीं कर सकते। अगर एक आर्टिस्ट जो है पेंटर ही है, वो जैसे आपने बातें हमारे साथ शेयर की, ऑडियंस के साथ शेयर की, कि जब आप अपने किसी जगह पे जाते हैं आप 50 बार उससे मिलते हैं, बेशक वो एक सीनिक ब्यूटी है या ह्यूमन है, कोई भी है, सब 50 बार मिलते हैं, काम करते हैं, आप अपना सब कुछ देते हैं वहाँ पे, ठीक है, अपना दिमाग दे रहे हैं, अपना पूरा वहाँ पे टाइम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ माइंड में ये भी होता है कि अल्टीमेटली इस चीज़ को सेल भी आपने करना है।
तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है आर्टिस्ट के लिए बहुत एक इम्पेडिमेंट, बहुत मुश्किल की बात होती है। हमारे साथ तो कुछ गैलरीज जुड़ी हुई हैं जो हमारी प्रमोशन के लिए लगी रहती हैं, लेकिन जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, फुल टाइम आर्टिस्ट एज ए सर्वाइव करना, इट्स अ बिग थिंग, बिग थिंग। तो उसमें उसका जो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में जी, या हमारी कम्युनिटी में जी, कि बहुत सारे फेक एलिमेंट्स एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो फेक एलिमेंट्स जो हैं, जी, जो लोग सीरियसली काम कर रहे हैं हाँ, वो पीछे हट रहे हैं, बिल्कुल। और जो फेक एलिमेंट्स हैं वो हाइलाइट्स में वो हैं। हाईलाइट में है, यस। क्यों? क्योंकि उनके साथ ब्यूरोक्रेसी है, उनके साथ पॉलिटिकल सिस्टम है। तो जो एक सीरियसली आर्टिस्ट काम करने वाले हैं जी, वो पीछे हट रहे हैं। तो ये इससे तो साफ यही जाहिर होगा कि जैसे जो बिल्कुल जेन्युइन काम करने वाले और ओरिजिनल काम करने वाले लोग जो हैं उनकी आगे आगे जो है वो जो ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, हाँ, एक्चुअली बहुत वेरी ज़्यादा। अनफॉर्चुनेट। तो हम जैसे कहते हैं कि अपने किसी रियासत हो, अपना देश है या अपना स्टेट है, उसके कल्चर को ज़िंदा रखना और ओरिजिनलिटी में रखना, वो इस ढंग से तो बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि मैं आपको पिछले कई सालों से, मुझे लगता है 10-12 सालों से, 15 सालों से मैं आपको वॉच कर रहा हूँ, और मैंने सुमन गुप्ता के बाद कोई नाम और देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन द कैमरा आई एम सेइंग, कि मैंने कोई और नाम पेंटिंग की लाइन में कोई नई जनरेशन में से कोई देखा नहीं। तो यही मेरा एक सबसे बड़ा कारण था आपसे बातचीत करने का, कि जो लिगेसी है वो आगे आगे ख़त्म हो जाएगी अगर गवर्नमेंट सपोर्ट जो है और गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड जो है इन कलाकारों को नहीं मिल पाई। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके इस क्वेश्चन से। गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा जी, और जब तक उनकी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगी जी, आर्ट कम्युनिटी को, जी, तब तक इसको आगे चलाना मुश्किल है, चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग है, बहुत हाँ, मुश्किल है इस हाँ। बात को। सुमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक और बात जानना चाहेंगे हम आपसे जाते जाते कि बहुत सी पेंटिंग्स आपने की हैं, इस वक्त प्रेजेंटली आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं? मेरा एक अपकमिंग शो है, मे बी एंडिंग दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में। उसमें नेचर को लेके मैं फिर काम कर रहा हूँ जी, उसका टाइटल होगा होप एंड ड्रीम्स। होप एंड ड्रीम्स। हाँ, उसमें एनिमल्स, बर्ड्स, इन सभी चीज़ों को लेके मैं अपने सब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जी, और उन्हीं में उनके आंसर्स में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जब ये शो होगा तो मैं आपको ज़रूर, डेफिनेटली मैं तो ज़रूर आऊँगा वहाँ पे, क्योंकि आपका शोज़ मैंने यहाँ पे देखा, क्योंकि फ़ॉरेन जाके तो देख नहीं पाते लेकिन यहाँ पे आपका शो ज़रूर मैंने देखा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुमन जी से आपने सुना कि एक पेंटर या एक आर्टिस्ट किस तरह से बहुत से चैलेंजेस को लेके चलता हुआ आगे बढ़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बात वहीं पे आके टिक जाती है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट हर एक चीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए भी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सपोर्ट है, तो आर्टिस्ट के लिए क्यों नहीं। और जैसे मैंने सुमन जी से बात की कि मैं इनको पिछले 10, 15, 20 साल से जानता हूँ, मैंने कोई नया नाम नहीं देखा, तो लिगेसी को आगे कैसे लेके जाएंगे, हम अपने कल्चर को कैसे बचाएंगे, इस तरह की धरोहर हम कहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगी, उसके आगे कैसे चलेगा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल में सुमन जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि आपका काम फले फूले और बहुत से लोग आपके साथ जुड़ें ताकि ये लेगेसी ख़त्म ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।